अंडा भुर्जी वाली की सफलता। किशोर गांव का नेक लड़का था। वो बड़ा ही मेहनती था। उसे सब गांव वाले बहुत पसंद करते थे और सभी लोग अपने बच्चों को उसी की ही मिसाल दिया करते थे। किशोर गांव में अंडा भुर्जी बेचता था, लेकिन गांव के मुखिया का बेटा रवि किशोर से बहुत जलता था। मेरे पिताजी जब देखो तब इस किशोर के ही गुणगान गाते रहते हैं। मुझे इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। ऐसा सोचकर रवि उसकी तरफ निकलता है। तब वो देखता है कि किशोर दुकान से अंडे ला रहा है। तब वो जानबूझकर उसे धक्का देता है, जिस वजह से उसके सारे अंडे गिरकर फूट जाते हैं। अरे रवि, अंधे हो गए हो क्या? भरी दोपहर में मुझे आकर टकराए और मेरा इतना नुकसान कर दिया। अबे ओए, तू अंधा किसे कह रहा है? अंधा मैं नहीं, तू है। क्योंकि मैं तो ठीक से ही चल रहा था, तेरा ही ध्यान कहीं और था। दोनों के झगड़े की वजह से गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सारे रवि को ही दोषी मानकर उसे बोलने लगते हैं। तब वो कहता है, अबे तुम सब बस इस किशोर की साइड लेकर मुझसे झगड़ा कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं क्या, मैं गांव के मुखिया का लड़का हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो हटो बाजू। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है। किशोर दुखी होता है क्योंकि उसका बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन ये बात जब मुखिया को पता चलती है, तब वो किशोर के पास जाकर कहते हैं, किशोर बेटा, मैं रवि की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मुखिया जी, यूं माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भला इसमें आपका क्या कसूर? लेकिन बेटा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं भी रवि के बर्ताव से बहुत परेशान हूं बेटा। मुखिया जी, आप उसे कोई काम पर लगा दे, या उसे उसकी मां की कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कह दीजिए। तभी रवि में सुधार आ जाएगा। ये सुनकर मुखिया घर जाकर रवि के मरी हुई मां के तस्वीर के सामने जाकर कहने लगता है, रवि की मां, पता नहीं रवि तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करेगा कि नहीं। तुम्हारी इच्छा थी कि उसने खुद की मेहनत से पैसे कमाकर 100 लड्डू गरीबों में बांटे, लेकिन पता नहीं वो ये सब कब करेगा। मुखिया की ये बात रवि सुन लेता है। दरअसल रवि अपनी मां से बहुत प्यार करता था। अब वो कैसे भी करके अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। इसलिए वो काम की तलाश में बाजार जाता है, लेकिन उसे उसके स्वभाव की वजह से कोई काम नहीं देता। थक हार के वो किशोर के अंडा भुर्जी के ठेले पर आता है। तब किशोर रवि से कहता है, अरे रवि, आज तो तुम सच में अंधे हो गए हो, क्योंकि तुम खुद होकर मेरे ठेले पर आए हो। अरे नहीं किशोर, दरअसल मुझे पता चला कि मेरी माँ की एक आखिरी इच्छा थी जो मुझे पूरी करनी थी। खुद की मेहनत से पैसे कमाकर 100 लड्डू को गरीबों में बांटना था, जिसके लिए मैं काम मांगने जा रहा हूँ तो मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अरे तो तुम एक काम करो, वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। तब तक तुम ये मेरा अंडा भुर्जी का ठेला संभालो। जो भी कमाई आएगी वो सब तुम्हारी होगी। बस इससे मेरे ग्राहक इधर उधर नहीं जाने चाहिए। ये सुनकर रवि भी बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन से अंडा भुर्जी का ठेला संभालने लगता है। रवि पहले जैसे भी था, पर अभी वो अपनी माँ के लिए सुधर गया था। लेकिन उसे देखकर लोग ठेले पर नहीं जाते। बेचारा रवि अंडा भुर्जी तो स्वादिष्ट बना रहा था, पर कोई उसके सुधरे हुए स्वभाव पर विश्वास ही नहीं रखते थे। ऐसे में एक दिन एक बूढ़ी औरत ठेले पर आती है। वो खाने के लिए पूछती है। तब रवि कहता है, अरे माँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक है बैठो, ये लो अंडा भुर्जी, इसे खाओ। रवि उस औरत में अपनी माँ को ढूंढता है और उसे अंडा भुर्जी खाने को देता है। ये सब बाकी के लोग देखते ही रहते हैं। वो बूढ़ी औरत अंडा भुर्जी खाकर उसके भुर्जी की तारीफ करती है और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाती है। देखते ही देखते वहां पर ठहरे लोग रवि में ये बदलाव देखकर उसके ठेले पर आने लगते हैं। उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। उसे काफी पैसे मिलते हैं, जिससे वो माँ की ख्वाहिश पूरी कर सकता था। कि तभी एक दिन वहां मुखिया और किशोर आते हैं।
पिताजी, मैंने इतने पैसे कमा लिए कि अब मैं माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। हाँ बेटा, ऐसे ही काम करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और किशोर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को एक मौका दिया। हाँ रवि, तुम्हारे अंडी भुर्जी का स्वाद तो मेरे अंडा भुर्जी से भी काफी अच्छा है, तो चलो आज से दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों भी मिलकर अंडा भुर्जी का ठेला चलाने लगते हैं। एक से भले दो हो जाने की वजह से और अपना व्यापार आसमान की ऊंचाई तक ले जाते हैं। जोधपुर नाम के शहर में रमन सिंह नाम का एक आदमी रहता है। रमन सिंह एक बौना आदमी रहता है, जिस वजह से हर कोई उसके बौनेपन का मजाक उड़ाता है। फिर भी वह हर किसी के मजाक को अनदेखा कर देता। उसका खुद का एक छोटा सा गैराज होता है। वो अपने गैराज में नई नई बाइक बनाने की कोशिश करता है। रमन बौना होने की वजह से उसके कोई दोस्त नहीं होते। एक दिन उसके गैराज पर एक लड़का राजू और उसके पिताजी आते हैं। बोलिए सेठ जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या साइकिल में? हाँ, साइकिल चलाते वक्त बहुत टाइट जा रही है। रमन साइकिल को अच्छे से देखता है और क्या प्रॉब्लम है वो बताता है। सेठ जी, साइकिल के चेन का ऑयल पूरी तरह से निकल गया है, जिस वजह से पैडल मारते वक्त बहुत टाइट जा रहा है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। रमन साइकिल की चेन में ऑयल डाल देता है और साइकिल अच्छे से चलने लगती है। तभी राजू के पिताजी कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात थी, तुम तो बहुत होशियार हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अच्छे आदमी हो तुम। ठीक है, चलते हैं हम। अरे सेठ जी, पैसे नहीं दिए आपने? अरे कैसे पैसे? ये तेल डालने के? लगता है तेरे कद के साथ साथ तेरा दिमाग भी बौना हो गया है। इसके काहे के बे पैसे? लेकिन सेठ जी, छोटा सा ही क्यों नहीं, लेकिन काम तो हुआ ना, उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। अबे जा बे जा, बड़ा आया पैसे मांगने वाला। राजू के पिताजी रमन को बिना पैसे देकर ही चले जाते हैं। राजू को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं। दूसरे दिन राजू और उसके दोनों दोस्त राम और श्याम मिलकर रमन के पास आते हैं। रमन राजू से पूछता है, अरे राजू, अब तेरी साइकिल कैसी चल रही है? रमन भैया, आपने चेन में ऑयल डाल दिया था, उसकी वजह से तो साइकिल अभी मक्खन की तरह चल रही है, लेकिन मुझे साइकिल चलाने में तो मजा नहीं आता। मैंने पापा को कितने बार कहा कि मुझे छोटी सी बाइक खरीद कर दो, लेकिन पापा मेरी सुनते ही नहीं। और पापा के कल की बात के लिए उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ भैया। सॉरी भैया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो एक एक का स्वभाव होता है। तुम टेंशन मत लो राजू, जाओ स्कूल जाओ, काफी देर हो गई है। राजू चलो, हम स्कूल के लिए देर हो रही है। गराज पे शाम को स्कूल से होते हुए आएंगे। बाय रमन भैया। राजू और उसके दोस्त मिलकर स्कूल में जाने के लिए निकलते ही है कि तभी एक काले रंग की कार वहां आती है और राजू को उठा ले जाती है। ये सब वाकया रमन भी देखता है। वो जल्दी से गाड़ी का नंबर अपनी बुक में नोट कर लेता है और गराज की एक मिनी बाइक लेकर उस गाड़ी का पीछा करता है। इधर राम और श्याम राजू के पिताजी के पास जाते हैं और जो हुआ वो सब उनको बता देते हैं। राजू के पिताजी पुलिस के पास जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, आप जल्दी से कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। तभी राम और श्याम पुलिस को बताते हैं कि रमन नाम का बौना आदमी उनके पीछे गया है। लेकिन तभी राजू के पिताजी कहते हैं, अरे साहब, वो तो एक बौना आदमी है, उससे क्या होने वाला है, कृपया आप ही कुछ कीजिए साहब।
तभी इंस्पेक्टर राम और श्याम से पूछते हैं, बेटा क्या तुम दोनों भी वहीं पे थे? और क्या आपको उस गाड़ी का नंबर पता है? हाँ इंस्पेक्टर सर, हम भी वही थे, लेकिन हमने नंबर नोट नहीं किया। हाँ, रमन भैया ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया है जो उनके गैराज पर रखा है। पुलिस राम और श्याम और राजू के पिताजी जल्दी से रमन की गैराज पर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहीं पर एक कागज पर उसके गाड़ी का नंबर लिखा होता है। पुलिस जल्दी से उस कार को ट्रैक करते हुए उसके पीछे जाने लगती। कुछ 60 किलोमीटर जाकर ही उनको एक मिनी बाइक दिखती है। लगता है अपराधी यही कहीं आसपास है। सिपाही जल्दी से आसपास सर्च करो। सिपाही सर्च करते हैं। तभी वहां पर एक गुफा से निकलकर रमन आता है। वो पुलिस को बताता है, सर वो अपराधी इस गुफा के अंदर है। मैं उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। आप जल्दी से राजू को उनसे छुड़ा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब और सिपाही जल्दी से अंदर जाते हैं और अपराधियों को पकड़ लेती है और राजू को उनसे छुड़ा लेते हैं। ये सब देखकर राजू के पिताजी रमन से कहते हैं, रमन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और तुम्हारा अपमान भी किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा बचा है। नहीं नहीं सेठ जी, इतना मत सोचिए, ये तो होता ही रहता है। राजू के पिताजी रमन और उसकी मिनी बाइक के लिए एक सत्कार का कार्यक्रम रखते हैं और उसे उचित इनाम भी देते हैं।